Welcome students. Welcome to the e-learning session of economics. Today we will start with the fifth chapter of Indian economics. Okay. Indian economics का आपका 4 chapter आपके previous teacher ने करवा दिया था. So we will start with the next chapter, that is the fifth chapter. Okay. इसका नाम है India's foreign trade. Okay. So let's see the topics we will cover today. The first one is meaning of foreign trade. ठीक है. और दूसरा है India's foreign trade at the time of independence. Okay, so these are the two topics we'll cover today. Let's begin with the first topic, that is meaning of foreign trade. ठीक है. So before I begin with foreign trade, what do you mean by trade? I hope you know it from class 11. Trade means exchange of goods and services, है ना. Trade मतलब buyer and seller क्या करते हैं, एक person जो होता है that is the buyer, वो खरीदता है, and the other party is the seller जो कि सामान बेचता है. अब वो सामान भी हो सकता है या फिर सर्विसेज भी हो सकती है. ओके, I have not mentioned the word services over here, but it is given, it is obvious. Okay, obvious मतलब कि जहाँ पे भी हम लोग ट्रेड की बात करेंगे, जहाँ पर भी गुड्स की बात करेंगे, वहाँ सर्विसेज ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है. Now, so trade means exchange of goods or services between two persons, okay, or two organizations, two traders. ठीक है, one of which will be the buyer or the purchaser and the other one will be the seller. Okay, and this is done with the objective of earning profit. ठीक है, profit motive है. It is not just an exchange of goods जैसे barter system में होता था, goods for goods. यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी इज अ कंसिडरेशन. ओके, एक पर्सन जो सामान बेच रहा है उसको मनी मिल रही है रिटर्न में, है ना, पैसा मिल रहा है, और जो सामान खरीद रहा है द बायर इज पेइंग द मनी. सो हियर द एक्सचेंज इज इन टर्म्स ऑफ मनी. ये बार्टर सिस्टम नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर ट्रेड. ओके, नाउ ट्रेड कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रेड देखे हैं ना, जैसे कि रिटेल, wholesale, okay, and so many others. Now in the same way we have foreign trade. ठीक है, बस इसमें इंटरनेशनल जो नेशनल बाउंड्रीज है वो क्रॉस करके ट्रेड होता है. ओके, so here the buyer and the seller belong to two different nations, two different countries. Okay, they are citizens of two different nations. तो ट्रेड जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, and two persons belonging to two different nations, they are exchanging goods in terms of money again. Okay, तो यहाँ पे consideration money है. Consideration means जिस चीज के लिए आप, जिस चीज को लेकर आप गुड्स दे रहे हो, क्योंकि that is the consideration. Consideration means आप क्या लेके दे रहे हो, है ना. So when the goods or services are exchanged internationally, we call it foreign trade. ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे भी मनी मिलती है, लेकिन you will understand it कि मनी जो होगी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज होगी, isn't it? क्योंकि different countries are having different currencies. I hope you know that कि इंडिया के बाहर रूपी नहीं चलता है ना. अलग अलग कंट्रीज अलग अलग करेंसीज को फॉलो करती है. जैसे कि यूएसए क्या फॉलो करता है, दे हैव डॉलर्स. ओके, एंड देन यूरोपियन कंट्रीज मेनली लंदन में क्या होता है, पाउंड होता है ना. इसी तरह से इंडिया में जैसे रुपी है वैसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है. ठीक है, तो जनरली ये होता है कि जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो एक्सचेंज जो है वो रुपी के टर्म्स में भी हो सकता है या फिर उस दूसरी कंट्री के टर्म्स में भी हो सकता है जिसमें जिसकी करेंसी डिफरेंट है. आई मीन टू से कि सपोज करिए इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड हुआ है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो क्या होगा, अगर सपोज करिए इंडियन ट्रेडर है, ओके, ही इज द वन हु इज सेलिंग, एंड यूएसए का जो ट्रेडर है ही इज द पर्सन बाइंग. ठीक है, गुड्स. तो इंडिया से क्या हो रहा है, सामान बेचा जा रहा है और यूएसए में खरीदा जा रहा है. ओके, नाउ व्हेन इंडियन ट्रेडर इज सेलिंग द गुड्स, व्हाट इज हैपनिंग, द पर्सन विल रिसीव द मनी. ओके, अब वो मनी रुपी में होगा या कि डॉलर में होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, नाउ रुपी में होगा या डॉलर में होगा, द थिंग इज वेरी सिंपल. it depends upon the agreement between the two traders. ठीक है,
इंडियन ट्रेडर को मनी मिलने वाली है। अब वो इंडियन ट्रेडर के लिए क्या कन्वीनियंट है टू रिसीव इट इन मनी, टू रिसीव द मनी इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इन टर्म्स ऑफ डॉलर। वो इंडियन जो सिटीजन है वो और यूएस का जो सिटीजन है, जो ट्रेडर है, ये दोनों ट्रेडर आपस में अग्रीमेंट करेंगे, है ना, जिसमें किसका एक का कुछ ज्यादा फायदा होगा। ओके, so they will have an agreement and on that basis they will make the payment. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर यूएस का पर्सन पे कर रहा है तो वो डॉलर में ही पे करेगा, है ना, या इंडियन पर्सन पे कर रहा है तो वो रूपी में ही पे करेगा। वो डिपेंड करता है आपस का ट्रेड एग्रीमेंट पे। ओके, नाउ लेट्स सी द बोर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड refers to purchase and sale of goods with other nations with the objective of earning profit, as I said, है ना, कि एक पर्सन एक कंट्री का है, दूसरा पर्सन दूसरे कंट्री का है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में ट्रेड हो रहा है ना, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड, गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो जब भी आप सामान बेचते हो, है ना, जब विद इन द कंट्री बेच रहे हो, डोमेस्टिकली यू आर सेलिंग द गुड्स, वो सेल बोलते हैं। लेकिन जब आप उसको इंडिया से बाहर बेच रहे हो किसी को, तो उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं? है तो बेचना ही, लेकिन उसको हम लोग वी कॉल इट एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट। यू आर सेंडिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्री। ओके, यू आर नॉट सेंडिंग इट फॉर चैरिटी, यू आर सेंडिंग इट, यू आर सेलिंग इट। ओके, एंड दैट सेल इज कॉल्ड, इंटरनेशनल सेल इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ना, एक्सपोर्ट कब होता है? आप बस कोई भी सामान उठा के इंडिया के बाहर थोड़ी बेच सकते हो। जब भी आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन मतलब आपका डोमेस्टिक डिमांड जो है वो उससे ज्यादा आपका प्रोडक्शन है ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि इंडिया में उसकी डिमांड उतनी नहीं है, या इंडिया में जो डिमांड है वो मीट करने के बाद, वो डिमांड को पूरा करने के बाद, है ना, इंडियन सिटीजन सपोज करिए वीट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एन एग्जांपल वीट, ओके, या सपोज राइस, कोई भी एक आप कमोडिटी उठा लीजिए, उस कमोडिटी का इंडिया में अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है ना, और इंडियन सिटीजन की जो भी डिमांड है, जो भी दे आर आस्किंग फॉर द क्वांटिटी ऑफ वीट और राइस, वो उनको मिल रही है आराम से, उसके बाद भी प्रोडक्शन जो है एक्सेस है। ओके, तो वो एक्सेस प्रोडक्शन जो है उसको वेस्ट तो करेंगे नहीं, और ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ना, बहुत ज्यादा समय के लिए आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते हो कि आप नेक्स्ट ईयर या कई साल बाद उसको यूज करो, है ना। तो आप क्या करोगे? यू विल सी इंटरनेशनली उसकी डिमांड है क्या कहीं, है ना, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट ट्रेड। तो आप देखोगे अगर कोई इंटरनेशनल बायर मिल गया आपको उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का या सर्विस का, तो आप उसको इंटरनेशनली सेल कर दोगे। तो दैट सेल इज नोन एज export. Okay, so whenever there is an excess supply of anything, excess production of anything over and above the domestic demand of that product, then it is sold in the outside market or the international market. This is known as export. Okay, next is the goods purchased are called import, है ना, just the opposite of, जैसे इंडिया में अगर आप बेचो, इंडिया में अगर आप खरीदते हो, आप you call it purchase, you call it buying, है ना। उसी तरह से जब आप इंडिया के बाहर किसी पर्सन से सामान खरीदोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट कब करते हैं हम लोग? एकदम ऑपोजिट सिनेरियो देखिए आप, जब इंडिया में सरप्लस प्रोडक्शन था तो हम लोग ने बेच दिया बाहर, है ना। उसी तरह से इंडिया में अगर शॉर्टेज है किसी चीज की, कोई भी कमोडिटी या सर्विस या जो चीज इंडिया में डिमांड है लेकिन उसका प्रोडक्शन या तो हो ही नहीं रहा इंडिया में कोई कारण से, या हो नहीं सकता है ना, या फिर शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, या तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है ना, या फिर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता लेकिन डिमांड है इंडिया में, और या फिर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन शॉर्टेज है, जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है इंडिया के इंडिजिनस प्रोडक्शन से, है ना। इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे इंडिया की जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो पूरी नहीं हो पा रही है। इंडियन सिटीजन आर डिमांडिंग मोर ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। कोई भी कमोडिटी, सपोज करिए कि एप्पल है, ओके, एप्पल इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांडेड है लेकिन उसका जो जितना कंजम्पशन है इंडिया में उतनी सप्लाई नहीं है। इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है एप्पल का, सपोज करिए कि वो शॉर्ट है और उसकी डिमांड ज्यादा है ना। तो क्या होगा? इंडियन सिटीजन्स को ये बोल देगी गवर्नमेंट कि आप एप्पल मत खाइए? नो, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? इफ द गवर्नमेंट थिंक्स कि इट इज प्रॉफिटेबल, okay, or it is not
मच लॉस फॉर द कंट्री। जरूरी नहीं कि इसमें प्रॉफिट ही हो हर बार, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेड में भी हर बार आपको प्रॉफिट हो, ये जरूरी नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन प्रॉफिट होगा ही ये तो श्योरिटी रहता नहीं है। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी यही देखा जाता है कि प्रॉफिट मोटिव तो रहता है, लेकिन कई बार प्रॉफिट नहीं भी होता है तो भी ट्रेड करना पड़ता है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो अगर कोई नेसेसरी प्रोडक्ट है ना, जरूरी प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड इंडिया में ज्यादा है और इंडिया में सप्लाई नहीं है, तो बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। तो या फिर कभी कभी नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है तो भी उसको इंडिया में खरीदा जाता है। वेरियस रीजंस कैन बी देयर टू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, ठीक है। तो इंडिया के या तो गवर्नमेंट ये चाहती कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन ना हो, है ना, कभी कभी ऐसा भी केस होता है। तो जब भी कोई भी रीजन हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस टू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। whenever a product or means a commodity or a service is purchased from international market, it is called import, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप मनी पे कर रहे हो, यू आर पेइंग टू एन इंटरनेशनल पर्सन, मीन्स यू आर पेइंग टू अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो रहा है ना। यू आर पेइंग टू समवन आउटसाइड इंडिया, तो आपका पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है। जब आप सेल करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास पैसा आता है, इट इज गुड फॉर द कंट्री। बट व्हेन यू इंपोर्ट, तो आपका इंडिया से आपका जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, वो रुपी में जा रहा है या कोई और करेंसी में जा रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर रुपी में जा रहा है या कोई फॉरेन करेंसी में जा रहा है, तो उससे देखा जाता है कि लॉस या प्रॉफिट इंडिया को उस करेंसी का भी एक अपना लॉस और प्रॉफिट होता है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारी करेंसीज जो होती है वो डॉलर के टर्म्स में मेजर होती है। अगर आप कोई शेयर मार्केट का चैनल या इस तरह का जो कमर्शियल चैनल्स होते हैं, है ना, जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज देते हैं आपको टीवी में, अगर आप वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन के बेसिस पे रुपी की वैल्यू कभी बढ़ी कभी घटी। वो किस बेसिस पे हो रही डिसाइड की बढ़ रही है कि घट रही है, वो डॉलर के टर्म्स में हो रही है ना। तो ये चीज कैसे होती है, ये कैसे डिसाइड होता है कि डॉलर, जब डॉलर के टर्म्स में रुपी डी वैल्यू हुई या उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो इसी के टर्म्स हम लोग देखते हैं कि आपको वो रुपी में पेमेंट करने में या जो भी करेंसी पे आप पेमेंट कर रहे हो उसमें आपको लॉस हो रहा है क्या फायदा हो रहा है। दो तरीके का लॉस होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, माने लॉस या प्रॉफिट, ओके। एक तो नॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट कि आपने जितने का सामान था उससे ज्यादा की वैल्यू पे बेच दिया है बाहर, तो वो तो एक ऑब्वियस प्रॉफिट है आपको, है ना। लेकिन एक प्रॉफिट ये या लॉस ये भी होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो करेंसी का अपना वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे भी एक लॉस और प्रॉफिट निकलता है। यू डोंट नीड टू नो टू मच अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक कैलकुलेशन है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी का भी लॉस और प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। तो दो तरह का लॉस और प्रॉफिट होता है, एक तो जो सामान आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसकी अपनी वैल्यू के बेसिस पे, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेड में होता है, प्लस एक इंटरनेशनल ट्रेड का अपना अलग फायदा या नुकसान होता है, वो उसकी करेंसी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। राइट नाउ वी स्टॉप इट ओवर देयर हियर ओनली। नाउ एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सरप्लस एंड सिमिलरली इंपोर्ट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बट डिमांड इज हायर, ओके। तो डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उस कंट्री से खरीद लेती है वो सामान जिस कंट्री से उसको थोड़े रीजनेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके, सो दैट इट कैन मीट द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इट्स सिटीजन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड। Our next topic for today is, that is the second topic, India's foreign trade at the time of independence, है ना। तो इंडिपेंडेंस जब इंडिया की हुई उसके जस्ट पहले क्या सिनेरियो था इंटरनेशनल ट्रेड का, है ना, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि इंडिया, आपने हिस्ट्री में छोटे क्लासेस में पढ़ाई है कि इंडिया जो है शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरनेशनली इट वाज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, है ना। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का पहले होता था, बिफोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। जो एंशिएंट इंडिया था वो बहुत रिच था और उसमें बहुत अच्छा हर चीज, हर ट्रेड जो था इंडिया से जो ट्रेड होता था उसके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी इंटरनेशनली, है ना। तो इंडिया वाज अ प्रॉस्परस नेशन बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ,
ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या हुआ, और अप टू द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था, जब ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला, कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उसके जस्ट पहले इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड की क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, वही अब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट इंडिया, है ना. एंशिएंट इंडिया में आपको ये याद रखना कि ट्रेड बहुत प्रॉस्पर कर रहा था, है ना, बहुत डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली इंडिया वाज एट द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, है ना. बहुत अच्छा पोजीशन था इंडिया का इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद वो सिनेरियो चेंज हो गया, है ना. क्या हुआ, लेट्स सी. इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. नाउ after the British colony started in India, okay, they came as traders, है ना. उन लोग जो आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स, they came as traders and then they started ruling India, है ना. इंडिया को धोखे के साथ उन लोग ने अपना स्लेव बना लिया एक तरह से. So restrictive policies adopted by colonial government adversely affected India's international trade. इंडिया की हर जो अच्छी चीज थी, है ना, इंडिया का जहां जहां पे प्रोग्रेस हो रहा था, वो हर चीज को उन लोगों ने खराब किया, हर तरह से इंडिया को डिस्टॉर्ट किया, इंडिया को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया. और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे पहुंचा इंडिया को, इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन था इंटरनेशनल मार्केट में, और ब्रिटिश रूल के बाद उन लोगों की पॉलिसीज की वजह से उन लोगों ने क्या किया, हर पॉलिसी अपने हिसाब से बनाई, है ना. किसको प्रॉस्पर कर रहे थे, दे वर प्रॉस्परिंग देयर नेशन, है ना. उन लोग ब्रिटेन के हिसाब से इंडिया में पॉलिसीज बनाते थे. उनका ऑब्जेक्टिव था ब्रिटेन को रिचर करना और इंडिया को खराब करना, इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना, है ना. तो इंडिया का जो अच्छा पोजीशन था इंटरनेशनल मार्केट में, उसको उन लोगों ने अपनी पॉलिसी से खराब किया. उनकी पॉलिसीज किस तरह की थी, रेस्ट्रिक्टिव थी. रेस्ट्रिक्टिव मतलब रोकने वाली, है ना. किसको रोक रही थी, इंडिया को. और ब्रिटेन प्रॉस्पर हो रहा था, ब्रिटेन जो था वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, वो हर तरह से प्रोग्रेस कर रहा था. इंडिया जो था उसको रिग्रेसिव कर रहा था, ये ब्रिटेन का जो पॉलिसीज था, है ना. कॉलोनियल गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट है ना. उन लोग ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज बना ली थी, है ना. और वहां पे वो खुद रूल कर रहे थे, उस कंट्री को इकोनॉमिकली एकदम खराब कर रहे थे. तो उसमें से एक कॉलोनी इंडिया में बनाई थी उन्होंने, और इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत वीक करके उन लोगों ने छोड़ दिया. और इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले यही सिनेरियो था इंडिया का, है ना. तो उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जो ट्रेड पॉलिसीज जो बहुत अच्छी चल रही थी, उनके आने के पहले इंडिया बहुत पैसे कमा रहा था, इंडिया हर तरह से फेमस था इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की वजह से, है ना, अपने डीलिंग्स की वजह से, अपने ट्रेड की वजह से. ब्रिटिश रूल वाज फॉलोइंग रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ठीक है. रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि वो इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, रिस्ट्रेन कर रहा था, है ना, रोक रहा था फ्रॉम प्रॉस्परिंग. इंडिया जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनली फेमस था अपने प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, और भी बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें थी इंडिया के लिए इंटरनेशनल मार्केट में. लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी बनने के बाद इंडिया की जितनी भी अच्छाई थी, जितना भी इंडिया प्रॉस्पर कर रहा था और वर्ल्ड में जितना भी उसका नाम था, वो सारा ब्रिटिश रूल ने आके खराब किया. उसने इंडिया को रेस्ट्रेन किया, रोका, है ना, फ्रॉम प्रॉस्परिंग फर्दर. ओके, now what were the how it affected India's international trade. वो इंडिया का जितना ट्रेड हो रहा था, जो प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर जाते थे, है ना, जिस चीज के लिए इंडिया फेमस था, उन सब चीजों को उसने एडवर्सली इफेक्ट किया. एडवर्सली मतलब उस पर बुरा इम्पैक्ट छोड़ा. तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड इफेक्ट हुआ. कॉम्पोजिशन मतलब किन चीजों में ट्रेड हो रहा था इंडिया में, है ना, किन चीजों को इंडिया बेच रहा था या किन चीजों को इंडिया खरीद रहा था, वो उन चीजों में असर पड़ा. उन चीजों को उसने चेंज कर दिया. जो इंडिया का पॉजिटिव चीजें थी, है ना, इंडिया की जो पॉजिटिव साइड थी, उसने उसको नेगेटिव में बदल दिया. तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड का किन चीजों में ट्रेड हो रहा है ना. तो वो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो इंडिया यहाँ से सेल करता था या इंडिया बाहर से खरीदता था, उसके पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गई. जो प्रोडक्ट बेचता था वो प्रोडक्ट अब फर्दर उसने रोक लगा दी उसमें कि ये अब इंडिया नहीं बेचेगा, है ना. उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड भी चेंज हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड पे मतलब है कि किन नेशंस के साथ में ट्रेड हो रहा है ना, कहाँ कहाँ इंडिया का सामान जाएगा या कहाँ से इंडिया में सामान आएगा, किसके साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिलेशन
करने लग गया। कौन? ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सारी पॉलिसीज जो बना रहा था वो ब्रिटेन को के एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए बना रहा था, और इंडिया के एडवांटेजेस को वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इंडिया का जो ट्रेड का कॉम्पोजिशन था, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो बेच रहा था, खरीद रहा था, उसको उसने पूरी तरह से बदल दिया, है ना। दूसरी चीज, उसने जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे दूसरे नेशंस के साथ में, उसमें भी बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ दिया। जिनके साथ इंडिया का बहुत अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन था, उसको उसने पूरी तरह से खराब कर दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब किस क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा था। जो बहुत सारे सामान इंडिया से बाहर जाते थे, इंडिया के पास बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा था, उस चीज पे भी उसने पूरी तरह से रोक लगा दी कि कितना, कौन सा सामान बेचा जाएगा इंडिया से, किसको बेचा जाएगा और किस क्वांटिटी में बेचा जाएगा, ये सब चीज वो अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इससे इंडिया को बहुत एडवर्स अफेक्ट झेलना पड़ा, है ना। इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, उसका जो सिनेरियो था, वो पूरी तरह से खराब कर दिया उसने। सो व्हाट हैपेंड? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये कौन है? इंडिया, है ना। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल थी, तो इंडिया जो प्रॉस्परिंग कंट्री थी, प्रॉस्परिंग नेशन था, वो क्या रह गया बन के? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, रॉ सिल्क हो गया, है ना, इंडिगो हो गया, शुगर, वूल, ये सब जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, सिर्फ इसी को एक्सपोर्ट करना अलाउ रह गया इंडिया में। तो और चीजें एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से बैन हो गया। अब इंडिया सिर्फ यही चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्टिंग मीन्स बेचना, है ना, इंटरनेशनली बेचना। यू नो दैट कि व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट यू गेट मनी। इंडिया में बेचे या इंडिया के बाहर बेचे, बेचने से प्रॉफिट होता है, बेचने से पैसा आता है ना। तो जब फॉरेन कंट्रीज को इंडिया बहुत सारे आइटम्स बेचा करता था, वो सारे आइटम्स पे रोक लग गई। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाज अलाउड टू ट्रेड इन दीज मींस एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया वाज टर्न्ड इनटू इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को जबरदस्ती फोर्स किया गया कि इंडिया जो है फिनिश गुड्स जो है ब्रिटेन से खरीदे, ठीक है। तो इंडिया को दो तरीके से फोर्स किया गया। उसका जो एक्सपोर्ट था, बहुत सारे आइटम्स के एक्सपोर्ट, वो सब चीज बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना बोला गया इंडिया से, है ना। दूसरी चीज, इंडिया को जबरदस्ती फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना पड़ता था। किससे? ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन की जो कैपिटल गुड्स थी, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह, वो सब वो लोग इंडिया में सप्लाई करते थे। इंडिया जबरदस्ती उसको खरीदता था, है ना, हाई प्राइस पे। तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था, तो इंडिया पेमेंट करता था, है ना। तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा था, कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। और इंडिया का जो पैसा आने का जो सोर्स था एक्सपोर्ट से, वो पूरा बंद कर दिया गया, और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर जाते थे, ठीक है। वो भी उन नेशंस में जाते थे जिसको ब्रिटेन अलाउ करता था, ठीक है। कहाँ जाते थे? लेट्स सी, वो मेनली ब्रिटेन में ही जाते थे। ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी, ब्रिटेन की जो प्रोडक्शन था, उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया से बहुत सस्ते दाम में इंडिया के जो अच्छे प्रोडक्ट्स थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो वहां भेज दिए जाते थे। कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना, जिससे कि उनकी इंडस्ट्री को बहुत सस्ते दाम में रॉ मटेरियल मिल जाए, और उन लोग उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और उसको पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। और इंडिया में क्या बेचते थे? अपना कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह एट हाई प्राइस, ठीक है। तो ये तो पहला सिनेरियो था। सेकेंड सिनेरियो वाज मोनोपोली ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश रूल पूरी तरह से इंडिया को मोनोपोलाइज करा था। वो इंडिया पे पूरा तरह से, मोनोपोली मतलब एक छत्र राज, है ना, वो पूरी तरह से इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, है ना। तो वो क्या कर रहा था? लेट्स सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया का जो ट्रेड का स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, वॉल्यूम था, वो पूरी तरह से उसने अपने हिसाब से चेंज कर दिया था, है ना, कि क्या सामान बेचना है, किसके साथ ट्रेड रिलेशन करना है या नहीं करना है, और किस क्वांटिटी में बेचना है या खरीदना है, ये सब कुछ वही डिसाइड कर रही थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसने क्या किया? ज्यादातर ट्रेड, तो आपको ये पता होगा कि इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया का ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही ज्यादातर होता था, है ना। उसके अलावा कुछ गिने चुने नेशंस के साथ में अलाउड था। उसमें से एक चाइना था, है ना, एक सिलोन था, सिलोन जिसका भी नाम श्रीलंका है, ओके, और तीसरा था ईरान, जिसको उस समय पर्शिया बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ दो चार नेशंस के साथ इंडिया को ट्रेड करना अलाउड था, अदर देन ब्रिटेन। तो मेनली ट्रेडिंग रिलेशन उसका ब्रिटेन के ही साथ हो रहा था, क्योंकि वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ही इंडिया को मैनेज कर रही थी उस समय, है ना। और बाकी थोड़े बहुत इंटरनेशनल ट्रेड अदर कंट्रीज के साथ, जो कि चाइना
पर्शिया दैट इज ईरान नाउ, एंड सिलोन दैट इज श्रीलंका इन टूडेज टाइम, ठीक है। और स्वेज कैनाल को ओपन किया गया था। स्वेज कैनाल ओपन करने का सोल पर्पस था कि इंडिया के साथ ब्रिटेन का जो सी रूट था ना, वो डायरेक्ट एक चैनल बना दिया गया था, जिससे कि बहुत इजीली यहाँ से कम खर्चे में, कॉस्ट में इंडिया से रॉ मटेरियल्स जो है ब्रिटेन पहुंच जाए और ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स इंडिया में आ जाए, ठीक है। इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, इसको इजीली करने के लिए, है ना, इंडिया में इजी एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए, किसकी एक्सेसिबिलिटी? ब्रिटेन की। एक स्वेज कैनाल की एक आर्टिफिशियल एक चैनल बनाया गया था, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पर्पज से खोला था, जिससे कि इंडिया का जो ट्रेड था विथ ब्रिटेन उसको स्मूथली ऑपरेट कर सके, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया का ऑब्वियसली जब आप ट्रेड खराब कर दोगे तो वेल्थ कहाँ से आएगी, है ना। और जो वेल्थ इंडिया में ऑलरेडी थी, जो इंडिया में पहले से इंडिया ने कमा के रखी थी, उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज कर रही थी। लेट्स सी कहाँ यूज कर रही थी। इट वाज पेइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ऑफिसर्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स खोल के रखे थे उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो इंडिया के पैसे से पे किया जा रहा था, ओके। तो इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन मतलब जैसे बोलते पैसे को पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया जा रहा था, इंडिया से फॉरेन भेजा जा रहा था अपनी कंट्री में, है ना। ब्रिटेन क्या रही थी? इंडिया से पैसा निकाल के अपनी कंट्री को रिच कर रही थी। तो वो क्या कर रही थी? अपनी कंट्री के जो ऑफिसर्स थे वहां का जो एक्सपेंसेस था वो इंडिया से पैसा ले जाके पेमेंट करती थी। और एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो भी वॉर कर रहे थे, आपको पता होगा उस दौरान बहुत सारे वॉर्स होते थे, तो वॉर्स जब ब्रिटिश सोल्जर्स करते थे उसका जो कॉस्ट होता था वो भी इंडिया बियर करता था, इंडिया के वेल्थ में से उसका पेमेंट किया जाता था, ठीक है। एंड लास्टली इंपोर्टिंग इनविजिबल आइटम, ऐसे दिखाया जाता था, एक तरह का फ्रॉड हो रहा था, दिखाया जाता था कि बहुत सारे आइटम्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इनविजिबल मींस नो वन नोज कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन दिखाया जाता था कि इंपोर्ट हो रहा है ना। और उसके लिए भी इंडिया से पेमेंट होता था। व्हेन यू इंपोर्ट यू हैव टू मेक पेमेंट, है ना। आप जब कुछ सामान खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। अब क्या सामान खरीदा जा रहा है ये इंडिया को नहीं पता है, लेकिन इंडिया में इनविजिबल इंपोर्ट दिखाया जाता था और उसका पैसा इंडिया पे करता था। तो दिस इज हाउ इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। यहाँ की वेल्थ को पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने नेशन में भेज रही थी और इंडिया को पूरी तरह से खाली कर रही थी, है ना। खाली इन द सेंस उसका जो वेल्थ था, उसका जो ट्रेजर था वो पूरी तरह से ड्रेन आउट, वॉश आउट कर रही थी, ओके। सो दिस इज द वर्स्ट और यू कैन से एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। वंस अगेन लेट मी रिपीट, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी शुरू हो गई थी, जिसके कारण इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशन था दूसरे नेशन से वो खराब कर दिया उसने। किस आइटम को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है वो उस पर भी रोक लगा दी, किन नेशन से डीलिंग करनी है उस पर रोक लगा दी, और किस वॉल्यूम में ट्रेड करना है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी में, कौन सा सामान कितना खरीदा जाएगा या कितना बेचा जाएगा, इस पर भी वो पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के बाद उसने क्या किया, प्राइमरी प्रोडक्ट जो थे इंडिया से वो बाहर भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, कहाँ पे? ब्रिटेन में, और वहां से कैपिटल गुड्स बना के इंडिया में जबरदस्ती हायर प्राइस पे भेजता था। और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर जाते थे वो बहुत लो प्राइस पे जाते थे, ठीक है। तो इंडिया को ओवरऑल यू कैन सी कोई फायदा नहीं हो रहा था इस ट्रेड से, है ना। उसको एक्सपोर्ट में कोई फायदा नहीं था और इम्पोर्ट में नुकसान था, ओके। एंड देन मोनोपोली कंट्रोल हो रहा था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब पूरा एक छत्र राज हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, ठीक है। उसने क्या कर दिया था, उसने बोल दिया था कि सिर्फ चाइना, सिलोन एंड पर्शिया के साथ ही इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अदर देन ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन के अलावा अगर किसी के साथ ट्रेड होगा तो इन 3 कंट्रीज के अलावा और किसी के साथ ट्रेड नहीं हो रहा था इंडिया का, ठीक है। और एक स्वेज कैनाल का रूट खोल दिया था उसने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक चैनल बनाया था, वाटर रूट बनाया था, जिससे कि सी रूट से सामान इंडिया से बाहर जा सके और इंडिया में लाया जा सके। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक चैनल बनाया गया था, सी रूट, ओके। और लास्टली ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो इंडिया से जो वेल्थ थी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो रही थी। कहाँ खर्च हो रही थी? वॉर्स में। जो वॉर्स ब्रिटेन फाइट करता था जिससे इंडिया का कोई लेनी देनी नहीं होती थी,
उसका खर्चा इंडिया उठाता था, ठीक है। दूसरी चीज एक्सपोर्ट एक्सपेंस, ओके, जो कि ब्रिटेन के ऑफिसेस में जो एक्सपेंसेस होते थे, वहां का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वो इंडिया बियर करता था। एंड लास्टली इंपोर्टिंग इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट दिखा के इंडिया से पैसा बाहर भेजा जाता था। सो दिस इज हाउ इंडिया वाज, यू कैन से, ड्रेन्ड आउट, ओके, ऑफ इट्स वेल्थ एंड ऑल्सो ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट में। जो इंडिया का जो अच्छा एक ट्रेडिंग रिलेशंस था, जो रेपुटेशन बनी हुई थी पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, वो खराब करके इंडिया को एक वेरी प्रॉस्परस नेशन से एक पुअर कंट्री बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस स्टेज में पहुंचा दिया था। ओके ओके, बिफोर वी मूव टू द other part of the chapter, that is the third point that we'll be discussing, okay, about the international trade scenario after independence, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, वो है स्वेज कैनाल का रूट, है ना। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन ट्रेड में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो उस पे आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए ये अलग से एक पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है। ब्रीफली आई मेंशन्ड दिस पॉइंट व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग द प्री इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, ओके, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। वहां पे मैंने मेंशन किया था कि स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल ट्रेड रूट वाटर चैनल स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे, जिससे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया उसमें, है ना, 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी ट्रेड थ्रू स्वेज कैनाल। ओके, स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल, मैन मेड कैनाल जो थी, बनाई गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब उसके बारे में पॉइंट वाइज वी विल डिस्कस। इट वाज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने का एक रास्ता बनाया गया था अराउंड इजिप्ट। ओके, इजिप्ट इज अ कंट्री, आपने नाम सुना होगा। तो इजिप्ट के नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट के पास से होके ये गुजरती थी ये कैनाल, ओके। और ये क्यों, ये आर्टिफिशियल वाटरवे था, मतलब यहाँ नेचुरली कोई रूट नहीं था उधर जाने का, लेकिन इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, एक चैनल बनाया गया था। ओके, दिस रूट ओपन इन 1869। क्वेश्चन में कम कि किस ईयर में ये रूट ओपन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1869 वाज द ईयर इन विच इट वाज ओपनड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजैक्शन। तो एक शॉर्टकट रूट बनाया गया था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है, जिससे कि ट्रेड जो हो रहा था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में वो इजीली हो सके एट द लोएस्ट और चीपेस्ट कॉस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत कम हो गया था इसके कारण, इसीलिए ये बनाया गया था, और उसके कारण ओवरऑल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट भी कम हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में सारे कॉस्ट आ जाते हैं ना, तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही मिनिमाइज हो गया इसके कारण, इस रूट के कारण, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैज आल्सो कम डाउन। डायरेक्ट, ओके, इजी एक्सेस टू इंडियन मार्केट। ये रूट बनाया क्यों गया था? कॉस्ट पॉइंट से तो बनाया गया था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजैक्शन कम हो जाए, और दूसरी चीज एक इंडियन मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस, एक्सेस मींस पहुंच, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां तक वो डायरेक्टली पहुंच सकता है शॉर्टेस्ट रूट से, है ना, जिससे कि उसको पूरी तरह से इंडियन मार्केट को वो कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, नो सेल अराउंड अफ्रीका एनीमोर। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडिया में कंट्रोल था, है ना, ट्रेड पे, उसको मैनेज करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसको while traveling from Britain to India it had to go around Africa and then come to India, है ना, अफ्रीका से होते हुए उसको आना पड़ता था, तो एक लंबा रूट लेके आना पड़ता था, उससे कॉस्ट भी ज्यादा आती थी और टाइम भी उनके हिसाब से वेस्ट होता था। तो उन लोगों ने ये आर्टिफिशियल रूट बनाया, है ना, स्वेज कैनाल का, जिससे कि इंडिया में पहुंचना बहुत आसान हो गया उनके लिए, ठीक है, इजी एक्सेस मिल गया। नाउ मोस्ट स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वाटरवे इन द वर्ल्ड। तो स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत सोच समझ के प्लान करके, है ना, ये बनाया गया था इसलिए जिससे कि इंडियन जो मार्केट है, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, है ना,
उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत प्लानिंग के साथ में ये रूट बनाया गया था। तो ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वाटरवे है। इकोनॉमिक मीन्स जिसमें कॉस्ट बहुत कम आती है ना, बहुत ही लो कॉस्ट में ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक इस तरीके से है कि डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है ना, तो पूरा तरह से कंट्रोल हो रही है इंडियन इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज फेवरेबल एट द टाइम ऑफ, जब इंडिपेंडेंस मिली, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सक्यूज मी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। इट इज सीन वेदर एक्सपोर्ट इज मोर और वेदर इंपोर्ट इज मोर। एवरी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट इन कंपैरिजन टू इट्स इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट मीन्स सेल है ना, सेल करने से पैसा आता है, और इंपोर्ट करना मतलब परचेज करना, परचेज करने से पैसा जाता है बाहर की कंट्री में। तो हर कंट्री क्या चाहती है कि वो इंपोर्ट के तुलना में एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करे, ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे, जिससे कि वो पैसा कमाए ज्यादा और बाहर देश में भेजे कम, है ना, उसको देना कम पड़े और मिले ज्यादा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यही देखा जाता है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा था कि इंपोर्ट ज्यादा था। तो फेवरेबल कब होता है, जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ठीक है, और अनफेवरेबल होता है जब इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो फेवरेबल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फेवरेबल मतलब उसका एक्सपोर्ट जो था इंपोर्ट के तुलना में ज्यादा था, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस था वो बहुत श्रिंक हो गया था। श्रिंक मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले हुआ करता था वो बहुत अच्छा हुआ करता था, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो गैप था वो ज्यादा था पहले, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है ना वो फेवरेबल तो था लेकिन बहुत श्रिंक होके बहुत कम हो गया था गैप, है ना। तो मतलब वो किसी भी टाइम में फेवरेबल से अनफेवरेबल हो सकता था। तो इट वाज नॉट अ वेरी गुड सीन इन द इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो फॉर इंडिया, ठीक है। तो फेवरेबल था लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ना, वो बहुत ज्यादा सफर करी थी ब्रिटिश रूल के कारण। क्या हुआ था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसलिए भी सफर कर रही थी क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, है ना। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो बाहर की कंट्रीज के, जो रिच कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहां के क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ में मैच नहीं कर पा रहे थे, है ना। दे कुड नॉट कम्पीट विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनके पास सारी सुविधाएं थी, टेक्नोलॉजीज थी, उन लोग बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी हर प्रोडक्ट की। और इंडिया जो कि एक गरीब नेशन था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसके पास उतनी सहूलियत ही नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन जब करता था तो उसका जो क्वालिटी था, है ना, प्रोडक्शन का क्वालिटी, इट वाज ऑफ नो मैच विद द कॉम्पिटिटर्स। इसीलिए यहाँ के प्रोडक्ट की डिमांड भी धीरे धीरे बाहर कम होती चली गई, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाइड आउट, ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो कि पहले बहुत फेमस हुआ करती थी, उसको ब्रिटिश लोग ने इतना एक्सप्लॉइट किया, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो खराब हो गई इंडस्ट्री यहाँ की, है ना। और उसके कारण जो यहाँ पे वर्कर्स थे, वर्कफोर्स थी, वो अनएम्प्लॉयड हो गई। ओके, तो इंडस्ट्री तो बेकार हुई, साथ में जो वहां लोग काम करते थे उनका एम्प्लॉयमेंट भी चला गया। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। और साथ में एक और बहुत मेजर चीज देखी गई कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो चाहती थी कि इंडिया पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट रहे, है ना। डिपेंडेंट मतलब सेल्फ, अपने आप कुछ भी न कर सके, हर चीज के लिए उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ हाथ फैलाना पड़े। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा अपने फिनिश प्रोडक्ट जो थी, जो वहां की इंडस्ट्रीज में बनती थी, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में, उसको सप्लाई करती थी इंडिया में, और इंडिया को जबरदस्ती वो खरीदना पड़ता था। और इंडिया का सामान, जैसे इंडिया का कैपिटल गुड इंडस्ट्री था, वो सबको वो प्रमोट ही नहीं करता था। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो बिल्कुल भी उसको डेवलप करने में इंडिया की कोई मदद नहीं करती थी, ठीक है। तो इंडिया का कैपिटल गुड इंडस्ट्री पूरी तरह से खराब हो रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेल हो रही थी, और इंडिया वाज टोटली डिपेंडेंट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, बन के जो रेडी तैयार मटेरियल होता है, वो इंडिया को
जबरदस्ती ब्रिटेन से खरीदना पड़ता था, क्योंकि इंडिया का खुद की इंडस्ट्री खराब हो रही थी और बाकी जो ट्रेड चैनल थे, बाकी जो ट्रेड रिलेशन थे वो भी खत्म हो गए थे। तो पूरी तरह से वो टोटली डिपेंडेंट हो गई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट पे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और यू कैन से ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग पॉइंट पे भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है और एक सिंगल क्वेश्चन भी सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए बन सकता है। ठीक है, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ पे आपको छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। स्वेज कैनाल से किस तरह से ट्रेड इफेक्ट हुआ उसके ऊपर नोट आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये कब ये रूट स्टार्ट हुआ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था उस टाइम में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा। कैपिटल गुड इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन था, हर चीज पे, हर पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप ये मत बोलेगा मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, क्वेश्चन मैं कहीं से भी दे सकती हूँ, आपको हर लाइन पे फोकस करना है क्योंकि मैंने हर पॉइंट को कवर किया है। ओके, you will have to go through your books and my notes, both of them, and read it very carefully क्योंकि ये पूरा theoretical आपका है ना इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आपको हर लाइन पढ़नी होगी। यहाँ पे आप एक भी लाइन स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स का कोई सहारा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। रीड बिटवीन द लाइन्स बिकॉज आई गिव क्वेश्चन नॉट फ्रॉम व्हाट इज गिवन एट द बैक ऑफ द बुक, है ना। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है मैं वहां से क्वेश्चन जनरली नहीं देती हूँ, मैं बुक से जो चैप्टर है उसमें से निकाल के 20 से क्वेश्चन दूंगी। ओके, सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, so we will complete the balance portion in the next session. Thank you.